हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर खिलौन पटेल है। मैं आज आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ डीएससी केमिस्ट्री, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। ये वाला यूनिट में हम लोग देखेंगे, जो सेकेंड यूनिट है, इसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस। हमारा सिलेबस को देखें तो ये हमारा दूसरा यूनिट। अगर इससे पहले वाला यूनिट को अगर नहीं देखे हो तो जाकर उसको देखिए। पहला यूनिट जो है 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा यूनिट को, जो कि है सैम्पलिंग एंड सैंपल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ इसी वाले वीडियो लेक्चर में। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ क्राइटेरिया फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, बल्क, ग्रॉस, इंक्रीमेंटल एंड एनालिसिस सैंपल, सैम्पलिंग स्टैटिक, टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एम्बिडेंट एयर, वाटर, सॉइल सैंपल्स, मेथड ऑफ सैंपल साइज रिडक्शन। इस तरह से हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सैम्पलिंग एंड सैंपल ट्रीटमेंट क्या होता है उसको इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं दूसरे यूनिट का, जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस। सैम्पलिंग एंड सैंपल ट्रीटमेंट किसे कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए, सैम्पलिंग जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है ना। तो सैम्पलिंग को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल्स में बताऊंगा। तो सैम्पलिंग क्या है? तो सैम्पलिंग इज द सेलेक्टिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंट द होल। मतलब सैम्पलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पूरे पदार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा सा हिस्सा हम लोग लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में आप इसको समझोगे, जैसे कि हमारे पास में 50 किलो चावल की बोरी है, जिसमें हम लोग 5 ग्राम चावल को लेकर के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे लिए सैम्पलिंग हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे पास पानी है, हमारे पास तालाब का पानी है। तालाब के पानी से अगर 1 लीटर पानी को मैं उठा लूँ और उसको स्टडी करूँ तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्यों इम्पोर्टेंस है सैम्पलिंग का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग अगर देखोगे, सैम्पलिंग का महत्व देखोगे, तो इफ़ द सैंपल इज रॉन्ग द रिजल्ट विल बी रॉन्ग। अगर हमारा सैंपल गलत रहेगा तो हमारा रिजल्ट भी हमेशा क्या होगा, गलत होगा। सैम्पलिंग क्यों करते हैं? कोई भी मैटर का, है ना, उसका प्यूरिटी को चेक करने के लिए, है ना, उसमें क्या मात्रा में कौन सा चीज़ मिला है इत्यादि चीज़ों को चेक करने के लिए जो है हम लोग सैम्पलिंग जो है करते हैं। तो इस तरह से देखोगे तो सैम्पलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमको गलत रिजल्ट ना मिले, सही चीज़ हमको प्राप्त हो, इसलिए हम लोग जो है सैम्पलिंग जो है करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें, है ना, दूध में अगर हम फैट की मात्रा जांच रहे हैं तो दूध को हम लोग क्या कर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसका स्टडी करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग विथ एग्जाम्पल। तो सैम्पलिंग के प्रकार और उसको उदाहरण सहित हम लोग समझते हैं। तो सैम्पलिंग को अगर क्लासीफाई करें हम लोग तो मेनली 3 तरह से करते हैं, 3 मेथड के द्वारा उसको क्लासीफाई करते हैं, है ना। 3 मेथड कौन कौन से है? पहला जो मेथड है वो है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा जो मेथड है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तीसरा जो मेथड है वो है स्टैटिस्टिक सैम्पलिंग, है ना। तो 3 तरह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए इस तीनों में अगर देखोगे, रैंडम सैम्पलिंग क्या कहलाएगा, एवरी पार्ट हैज़ इक्वल चांस। हर एक भाग को हम लोग अगर समान मौका दें तो उसे क्या कहलाएगा, रैंडम सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। मतलब इसमें रैंडम सैम्पलिंग में इस तरह से हमको देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल अगर देखोगे तो टेकिंग सॉइल फ्रॉम द रैंडम 5 स्पॉट इन अ फील्ड। अगर खेत है हमारे पास में और खेत में 5 जगह अलग अलग जगह से सैंपल को हम उठाए, मतलब मिट्टी को उठाए और उसका स्टडी के लिए ले जाएं लैब, वो जो है हमारे लिए रैंडम सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। उसी को दूसरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किसको कहेंगे, फिर इंटरवल। हम लोग एक निश्चित अंतराल से अगर सैंपल को उठाएं, है ना, जिसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। टेकिंग रिवर वाटर एवरी 10 मीटर। हम लोग अगर कोई नदी का पानी को हर 10 मीटर के अंतराल में लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तीसरा जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को हम लोग लेयर में डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से लेयर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई तेल की स्टडी करने वाले हैं, है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, है ना, या फिर जो एडिबल ऑयल है उसका अगर स्टडी करने वाले हैं, तो एडिबल ऑयल का अगर स्टडी करने वाले हैं और उसका हम लोग सैंपल को लेते हैं, नमूना लेते हैं उसका। तो नमूना लेंगे तो हम लोग टॉप से ले लेते हैं, मिडिल से ले लेते हैं और बॉटम से ले लेते हैं, मतलब ऊपर, नीचे और बीच तीनों परत से ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग मेथड को 3 तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस तरह से 3 भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सिलेबस का हम लोग उठा लेते हैं पॉइंट। दूसरा टॉपिक हमारे पास वह है सैंपल ट्रीटमेंट प्रिपरेशन विथ एग्जाम्पल्स, है ना।
तो देखिए सैंपल ट्रीटमेंट के करने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए सैंपल ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं, है ना। अगर देखोगे आप सैंपल ट्रीटमेंट करने का तरीका अगर देखोगे हमारे पास में, तो पहला तरीका जो है स्टेप हम लोग ले सकते हैं प्रिजर्वेशन, है ना। तो सैंपल को जो लाते हैं, जो नमूना लाते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रखेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग वाटर सैंपल उठाए और तुरंत तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो उसको क्या करके रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है, प्रिजर्व चेंज, है ना, चेंज होने से उसको रोक के रखना है। तो वाटर सैंपल लिए बाय द वे हम लोग, और उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग नाइट्रिक एसिड मिला दिए। नाइट्रिक एसिड मिलाने से क्या हो जाएगा, उसमें जो भी रिएक्टिविटी वगैरह जो रहेगा वो रुक जाएगा। और जैसे कि खास करके हैवी मेटल वगैरह स्टडी के लिए हम लोग उसमें नाइट्रिक एसिड को मिला देते हैं, ताकि जो पानी में जो वो भी गुणवत्ता है वो जो है बना रहे, जो भी मेटल है वो ऑक्सीडाइज फर्दर ना हो। इसीलिए हम लोग प्रिजर्वेशन टेक्निक में अगर पानी का सैंपलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड वगैरह को मिला देते हैं, है ना। दूसरा जो प्रक्रिया हम अपना सकते हैं वो क्या है, ड्राइंग, है ना, सुखा करके, रिमूव मॉइस्चर। तो देखिए जैसे कि हम लोग उदाहरण में आप समझोगे, सॉइल को ड्राई कर लेते हैं 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओवन के द्वारा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसमें नमी नहीं रहेगा, तो जो हमारे पास मिट्टी है उसकी गुणवत्ता जो है वैसी बनी रहेगी। फिर उसका स्टडी जो है फर्दर लैब में उसको कर सकते हैं, है ना। तीसरा जो प्रक्रिया अपना सकते हैं वो ग्राइंडिंग, है ना। तो ग्राइंडिंग क्यों किया जाता है, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। पीसना इसलिए जाता है क्योंकि सैंपल को हम लोग यूनिफॉर्म बनाते हैं, एक सार जो है बनाते हैं, एक तरह का बनाते हैं। तो यूनिफॉर्म बनाना इसका उद्देश्य रहता है ना। उदाहरण के लिए अगर देखोगे तो जो कोल सैंपल या फिर हमारे पास में कोई भी और का सैंपल है तो उसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसको स्टडी जो है फर्दर कर सकते हैं लैब में। चौथा जो हमारे पास में है वो है डाइजेशन। हमारे पास चौथा क्या है, डाइजेशन या फिर घुलाना उसको, है ना। तो कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम लोग डाइजेशन में डाइजेशन जो है बोलते हैं। आप जानते हैं जैसे हमारे पास कोई सैंपल है, उसको सॉलिड को हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, तो उसको, है ना, घोलने के लिए घोल देते हैं, तो या फिर लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं। ये डाइजेशन प्रक्रिया में जो है किया जाता है। डाइजेशन में जैसे कि उदाहरण में अगर देखोगे तो मेटल को एसिड में जो है घोला जाता है ताकि फर्दर स्टडी करते हैं। इसको आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में देखे हैं, जहाँ पर रेडिकल एनालिसिस किए हैं, जैसे कि आयरन वगैरह का, तो उसको पहले हम लोग एसिड में डिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसका फर्दर जो है स्टडी करते हैं। फिल्ट्रेशन, रिमूव पार्टिकल, जो हमारे पास पार्टिकल वगैरह रहता है उसको रिमूव हो जाता है। जैसे कि हम लोग आप मान लो जाए पानी का स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम लोग उसको फिल्ट्रेशन जो है मतलब फिल्टर जो है कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं गुड सैंपल क्राइटेरिया विथ एग्जाम्पल। हमारे पास सैंपल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए गुड सैंपल के लिए, उसकी एग्जाम्पल समेत अच्छे सैंपल की शर्त और उदाहरण को देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव अगर देखोगे तो टेकिंग मिल्क आफ्टर स्टीरिंग वेल, है ना। जैसे कि हम लोग मान लो जाए मिल्क स्टडी करने वाले हैं, तो मिल्क को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे ताकि उसका अच्छा से रिप्रेजेंटेशन जो है हो। होमोजीनियस करते हैं, होमोजीनियस मतलब एक समान, है ना, या फिर समांगी जो है बोलते हैं। तो पाउडर शुगर इंस्टेड ऑफ क्रिस्टल, है ना। हम लोग जो जब शुगर का स्टडी करते हैं तो क्रिस्टल के बजाय उसको पाउडर के रूप में लेकर करें ताकि वो एक सार बना जब उसमें रहे, है ना। और यहाँ पर तीसरा जो है वो है सफिशिएंट क्वांटिटी, एटलीस्ट 50 ml ऑफ वाटर टेस्टिंग। अगर हम लोग मान लो जाए वाटर का एनालिसिस कर रहे हैं तो कम से कम कितना ml लें, 50 ml लें, ताकि हमारा जो रिजल्ट जो है सही आए। 1 लीटर हम लोग अगर सैंपल कहीं से उठाए हैं तो उसका कम से कम 50 ml का स्टडी करें ताकि उसमें जो भी उसकी गुणवत्ता है वो सही हमारे पास रिजल्ट आए। चलिए, कॉमन सैम्पलिंग एरर विथ एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें टेकिंग ओनली टॉप लेयर ऑफ ऑयल नॉट रिप्रेजेंटेटिव। मान लो जाए हम तेल का स्टडी कर रहे हैं और उसके खाली टॉप लेयर को ले लेते हैं, अपर के लेयर को ले लेते हैं और उसका स्टडी करते हैं, तो इससे क्या सही रिजल्ट आएगा, क्या नहीं, है ना। डर्टी कंटेनर, सैंपल कंटामिनेशन। अब हम लोग अगर कोई तेल का सैंपल लेने गए हैं या फिर पानी का सैंपल लेने गए हैं, हमारा कंटेनर ही ख़राब है, तो क्या वो सैंपल का रिजल्ट सही आएगा, क्या बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, क्राइटेरिया फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये सिलेबस में है। तो देखिए क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए। एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है होना चाहिए। पहला, होमोजीनियस होना चाहिए। हमारा सैंपल जो है एक प्रकार से होमोजीनियस होना चाहिए, एक सार होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अगर देखोगे तो सैंपल का हर हिस्सा समान गुण वाला हो ताकि हमारा रिजल्ट सही मिले। एग्जाम्पल के देखोगे तो वही मिट्टी को फिर से, है ना, पाउडर फॉर्म में पहले उसको पीस करके यूनिफॉर्म बना लेंगे और स्टडी करेंगे तो सही रिजल्ट हमको मिलेगा। दूसरा जो है प्रॉपर मिक्सिंग, स्टीरिंग अच्छे से मिलाया हुआ होना चाहिए, है ना। तो जो भी हम सैंपल स्टडी करेंगे उस सैंपल को अलग अलग
अलग अलग परतों या घटकों को मिला करके लिया जाए, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग अगर रहेगा सैंपल का तो हमको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। मिल्क को अच्छे से मिला करके उसका फेट का स्टडी करना चाहिए, मतलब अपर लेयर, लोअर लेवल, मिडिल लेयर सभी को लेना चाहिए सैंपल के रूप में, और उसको मिला करके स्टडी जो है करना चाहिए। इसीलिए प्रॉपर मिक्सिंग जो है ज़रूरी है सैंपल का, है ना। एडिक्यूट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना हम कुछ बूंद को ही लेकर स्टडी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में सैंपल को जो है लेना चाहिए। इतना सैंपल हो कि टेस्ट बार बार हो सके, है ना, उस तरह से लेना चाहिए। जैसे वाटर टेस्टिंग के लिए कम से कम 50 ml या 100 ml जो है लिया जाता है। ये अच्छे सैम्पलिंग का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। नो कंटामिनेशन, शुद्ध होना चाहिए, किसी बाहरी पदार्थ से दूषित ना होना चाहिए। मान लो जाए हम कोई सैंपल लाए हैं तो उस सैंपल में कोई भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, अशुद्धि जो है नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसे कि हम जो लैब में ग्लासवेयर वगैरह यूज करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो इस तरह से देखोगे तो कोई भी प्रकार के अशुद्धि जो है बाहर से उस सैंपल में नहीं मिलना चाहिए। जो सैंपल हम लाए हैं उसी का स्टडी जो है हो सके। पांचवा जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर बैच, पूरे पदार्थ का सही प्रतिनिधित्व करें। मतलब क्या है, सिर्फ एक जगह से नहीं, बार बार हिस्सों से लिया गया हो। मतलब कोई सैंपल को हम ले रहे हैं तो एक ही प्लेस से नहीं लेंगे उसको, उस सैंपल से हम लोग अलग अलग जगह से उठाएं, ताकि हमारा जो सैंपल का रिजल्ट आया है वो सभी का एक यूनिफॉर्म रिजल्ट बताए, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर बैच का रिजल्ट जो है हमको बताए। जैसे कि उदाहरण में आप समझोगे, ऑयल टैंक से ऊपर, बीच और नीचे से सैंपल लेना। मान लो जाए हम लोग कोई हमारे पास सैंपल है ऑयल का, है ना, वो हमारे पास एक टैंक है, तो उसमें से हम लोग ऊपर का तेल को लें, नीचे के तेल को लें और बीच का तेल को लें, तीनों को मिलाएं और उसके बाद उसको यूनिफॉर्म करने के बाद उसका स्टडी करें। तो घुमा फिरा के इसमें यही बात है कि क्राइटेरिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक सैंपल के लिए अच्छा आवश्यक शर्त क्या है, ये है। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए एक सैंपल में। चलिए अब हम लोग इसमें केमिस्ट्री बेस्ड कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। केमिस्ट्री बेस्ड आप एग्जाम्पल देखोगे तो देखिए, पहला जो है ना, मिल्क फेट टेस्टिंग करते हैं मिल्क में। तो सिर्फ ऊपर की मलाई को लेकर टेस्ट करना एक प्रकार का रॉन्ग सैम्पलिंग है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि दूध को हम लोग अगर उसके अपर लेयर को ही ले लेंगे तो वहाँ पर फेट और लोअर लेवल और मिडिल लेयर अगर यूनिफॉर्म नहीं किए हैं, उसको नहीं मिलाएं ठीक से, तो रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो दूध को अच्छे से उसको है ना मिक्सिंग करके सैंपल का स्टडी जो है करना चाहिए। वैसे ही हम लोग अगर देखें तो मिट्टी में नाइट्रोजन टेस्ट अगर देखें, सॉइल में नाइट्रोजन का टेस्ट देखें तो खेत के एक कोना से सैंपल लेना ये गलत है। क्या करना चाहिए हमको, मान लो जाए खेत का हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसमें मिट्टी का स्टडी करेंगे, तो मिट्टी की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो पूरे खेत के 5-6 जगहों से मिट्टी को लेकर के अच्छे से मिक्स करना चाहिए और उसको एक यूनिफॉर्म बनाकर फिर फर्दर प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करके उसका रिजल्ट निकालना चाहिए। रिवर पॉल्यूशन टेस्ट, तो नदी में प्रदूषण की जांच कर रहे हैं तो अगर देखोगे तो आप सिर्फ किनारों से पानी लेना ये गलत है। हम लोग को क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए नदी के बीच, किनारा और गहराई तीनों जगह के सैंपल लेना चाहिए ताकि हमको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। हमारा टोटल मिला के सैम्पलिंग का क्या पर्सपेक्टिव है, सैम्पलिंग का पर्सपेक्टिव ये है कि हमको सही डेटा जो है मिले, सही रिजल्ट जो है मिले, एक प्रकार से स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है हमको मिले, जो एक्चुअल में है उसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो सही हमको मिले। ठीक है। फैक्ट्री का गंदा पानी का जांच करना, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट टेस्टिंग, तो सिर्फ ऊपर को साफ हिस्सा को लेना ये गलत है, बल्कि क्या करना चाहिए सभी जगह के है ना जो गंदा पानी निकल रहा है सभी हिस्सों का उसको लेना चाहिए और टेस्टिंग उसका करना चाहिए। तो इसमें भी वही है कि हमको प्रॉपर अच्छा रिजल्ट मिले, वही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि जो भी हमारे पास सैंपल है उसका एक्चुअल रिजल्ट हमको मिले। केमिकल पाउडर प्यूरिटी टेस्ट, तो रसायन की शुद्धता की जांच, तो जैसे हमारे पास में कोई रासायनिक पदार्थ है उसको हम लोग बिना मिलाए हीप के एक हिस्से से लेना, ये क्या हो जाएगा, ये गलत मेथड है। हमको क्या करना चाहिए, केमिकल पाउडर को अच्छे से मिला लेना चाहिए फिर उसको सैंपल के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री बेस्ड एग्जाम्पल में रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग को किस तरह से होना चाहिए, गलत तरीका और सही तरीका बताया गया है, आपको समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आ जाता हूँ, टाइप्स ऑफ सैंपल्स इन सैम्पलिंग, सैंपल के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो विधि में हम लोग 3 देखे थे, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सैंपल्स इन सैम्पलिंग, सैंपल के कितने प्रकार होता है जो सैम्पलिंग जब हम करते हैं। तो
तो आप जानते हैं जैसे कि पहला जो हमारे पास में सैंपल है ना, टाइप्स ऑफ सैंपल में देखोगे तो पहला जो हमारे पास में बल्क सैंपल या फिर थोक नमूना। तो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स बिफोर एनी सब डिवीजन, इट इज़ द इंटायर लॉट और लार्ज पोर्शन टेकन फॉर फर्दर सैम्पलिंग। थोक सैंपल किसको बोलेंगे, हम लोग कोई भी मटेरियल जिसका स्टडी करने वाला है उसका हम लोग लार्ज अमाउंट को ले लें, लार्ज क्वांटिटी को ले लें, उसको बिना किसी सब डिवीजन करें, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, बल्क सैम्पलिंग जो है कहलाएगा, या फिर थोक नमूना जो है कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे कि 50 kg ऑफ आयरन और कलेक्टेड फ्रॉम अ माइन, मान लो जाए जहाँ लोहा की स्टडी हम लोग करने वाले हैं, कितने मात्रा में और में लोहा की परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है, उसको अगर स्टडी करने वाले हैं तो जैसे 50 किलो ले लिए। वैसे ही हम लोग वेस्ट वाटर से हम लोग 10 लीटर पानी ले लिए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, बल्क सैंपल जो है कहलाएगा। जैसे कि सीमेंट, हम लोग सीमेंट की स्टडी करना है तो 5 किलो ले लिए। वैसे ही हम लोग हल्दी पाउडर की स्टडी करने वाले हैं तो 2 किलो हल्दी पाउडर ले लिए, कोई फैक्ट्री में बन रहा है उसको। और जैसे ही कोल का हम लोग कलेक्ट कर लिए, 20 किलोग्राम कोल को कलेक्ट कर लिए, तो ये क्या कहलाएगा, थोक नमूना जो है कहलाएगा, बल्क सैंपल जो है कहलाएगा। इसमें हम लोग को समझने वाला चीज़ ये है कि बल्क सैंपल मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम सैंपल को ले रहे हैं स्टडी करने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे सैंपलिंग को हम लोग, इस प्रकार की सैंपलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क सैंपल जो है कहते हैं, थोक नमूना जो है कहते हैं। दूसरा जो है ग्रास सैंपल, संपूर्ण नमूना या फिर मिला जुला नमूना के नाम से भी इसको जानते हैं। अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल स्मॉल्स इंक्रीमेंटल सैंपल टेकन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बल्क एंड कंबाइंड टुगेदर, है ना। तो ग्रास सैंपल में क्या होगा, ये एक प्रकार से मिक्सचर होता है मल्टीपल स्मॉल सैंपल का, छोटा छोटा सैंपल अलग जगह से हम लोग सेम का लिए। मान लो जाए हमारे पास में कोई कहीं पर मिट्टी का स्टडी करना है, तो मिट्टी कोई किसी खेत से हम लोग मिट्टी लेते हैं तो 5 अलग अलग जगह से ले लिए और उसको हम लोग एक साथ मिक्स कर दिए और उसका फर्दर स्टडी के लिए भेजे, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ग्रास सैंपल जो है कहलाएगा। देखोगे तो वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द अर्ली फ्रॉम द रिवर एंड कंबाइन, है ना। मान लो जाए किसी नदी से, है ना, हर एक घंटा में अगर हम सैंपल को ले रहे हैं 1 लीटर इस तरह से मिलाए, है ना, इस तरह से 5 लीटर हम लोग कलेक्ट कर लिए, 5 घंटे का हमको रिजल्ट वहाँ पर जो भी है एवरेज रिजल्ट जो है मिलेगा। तो ये ऐसे टाइप के हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऐसे टाइप के सैंपलिंग को हम लोग बोलेंगे ग्रास सैंपल। क्या बोलेंगे, ग्रास सैंपल। तीसरा जो है मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द 10 काउस एंड कंबाइंड इन 1 कंटेनर, है ना। तो 10 गायों के दूध को एक जगह मिला लेते हैं और उसको कंबाइन करके उसका स्टडी करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ग्रास सैंपल जो है कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। बल्क सैंपल, ज़्यादा मात्रा में अगर किसी सैंपल को स्टडी के ले रहे हैं तो वो बल्क सैंपल कहलाता है। ग्रास सैंपल किसको बोलते हैं, ये स्मॉल अमाउंट का मिक्सअप होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास सैंपल जो है कहते हैं, या फिर संपूर्ण नमूना या फिर मिला जुला नमूना के नाम से जानते हैं। वैसे ही देखोगे तो कोल को 10 अलग अलग जगह से लिए, कोल को उसको मिला लिए, उसके बाद उसको पीस करके स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी क्या कहलाएगा, ये भी ग्रॉस सैंपल जो है कहलाएगा। टेबलेट कलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ अ बैच, है ना। मान लो जाए कोई दवा इंडस्ट्री में टेबलेट जो है बन रही है, तो 5 अलग जगह से मिल लेकर के हम लोग उसको फिर मिक्स करके स्टडी करें, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैंपल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बल्क सैंपल मतलब कोई जिसका हम लोग स्टडी करने वाला है, जिस सैंपल की स्टडी करने वाले हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में हम लें और उसको फर्दर स्टडी करें तो वो हमारे लिए बल्क सैंपल कहलाएगा। ग्रास सैंपल किसको बोलेंगे, किसी सैंपल का, है ना, स्मॉल अमाउंट को अलग अलग जगह से, मल्टीपल जगह से उठाएं और उसको स्टडी करें, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रास सैंपल जो है कहलाएगा। तीसरा जो है इंक्रीमेंटल सैंपल या फिर आंशिक नमूना या फिर छोटे छोटे नमूने। अ स्मॉल पोर्शन टेकन रिपीटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एट द डिफरेंट टाइम, है ना। तो स्मॉल पोर्शन को किसी भी सैंपल का हम स्टडी करने वाले हैं, उसका स्मॉल पोर्शन को लेकर के उसको रिपीट करते हैं, बार बार लेते हैं अलग अलग लोकेशन से अलग अलग टाइम पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल सैंपल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं आंशिक नमूना या फिर छोटे छोटे नमूने। जैसे कि देखोगे टेकिंग 10 ml वाटर एवरी आवर फ्रॉम अ रिवर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। मान लो जाए 10 ml पानी को हम लोग लेते रहते हैं कोई इंडस्ट्री से, ट्रीटमेंट प्लांट से, 10 ml को ऐसे हम लोग अलग अलग समय में लेते हैं और अलग अलग जगह से लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंक्रीमेंटल सैंपल जो है कहलाएगा। वैसे टेकिंग 1 ग्राम पाउडर फ्रॉम 5 कॉर्नर ऑफ अ बैग, है ना, किसी बैग में अगर पाउडर रखा गया है तो उसको 5 अलग अलग जगह से लेकर के स्टडी करें, तो ये हमारे लिए इंक्रीमेंटल सैंपल जो है कहलाएगा। कलेक्टिंग 1 लीफ
ईच फ्रॉम 10 प्लांट फॉर पेस्टिसाइड टेस्टिंग, ये कहलाएगा। टेकिंग 2 ml ऑफ ब्लड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, है ना, हम लोग 2 ml ब्लड को कलेक्ट करते रहते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में किसी का, तो वहाँ पर कितनी मात्रा में क्या है उसका स्टडी कर सके, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीमेंटल सैंपल जो है कहलाएगा। टेकिंग गैस सैंपल फ्रॉम 3 डिफरेंट पॉइंट इन अ चिमनी, तो कोई हमारे पास में इंडस्ट्री है, उसमें चिमनी लगा हुआ है, तो 3 अलग अलग, है ना, बिंदुओं पर डिफरेंट पॉइंट पर अगर सैंपल हम लोग लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीमेंटल सैंपल जो है कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एनालिटिकल सैंपल। एनालिटिकल सैंपल किसको बोलते हैं, विश्लेषण हेतु नमूना या तो टेस्ट वाला नमूना। परफेक्टली प्रिपेयर्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रास सैंपल यूज्ड फॉर एक्चुअल लेबोरेटरी टेस्टिंग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनालिटिकल सैंपल जो है कहलाएंगे। अब परफेक्टली प्रिपेयर्ड, कोई परफेक्ट प्रिपेयर्ड है स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रास सैंपल जो है प्रिपेयर्ड है, तो वो उसको अगर हम लोग एक्चुअल लैब टेस्टिंग के लिए ले जाएं तो वो क्या कहलाएगा, एनालिटिकल सैंपल जो है कहलाएगा, जिसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि 0.5 ग्राम पाउडर ओर्स वेटेड फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के लिए 0.5 ग्राम एस का पाउडर को ले लेते हैं। 10 ml फिल्टर वेस्ट वाटर को ले लेते हैं, जिसका हम लोग BOD और COD स्टडी करने वाले हैं। 0.1 ग्राम हम लोग ड्रग सैंपल को ले लेते हैं HPL टेस्टिंग के लिए। वैसे ही 5 ml ब्लड प्लाज्मा को ले लेते हैं हम लोग ग्लूकोज टेस्ट के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग स्टैटिक को, जिसको हम लोग बोलते हैं नमूनाकरण सांख्यिकी। द मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल डेटा टू एस्टिमेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग स्टैटिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसका एनालिसिस किया जाता है, जब स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है, उसका सांख्यिकी रूप से जब एनालिसिस करते हैं तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग जो भी वहाँ पर विधि अपनाते हैं, जैसे कि मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, वैसे ही एफ टेस्ट करते हैं, क्यू टेस्ट करते हैं, ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, सैम्पलिंग स्टैटिक्स जो है कहलाएगा। अगर मीन देखोगे तो इसको चूँकि पहले यूनिट में डिस्कस किया जा चुका है, अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देखो तो आप समझ में आएगा। मीन क्या होता है, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। तो जैसे 5 वाटर सैंपल हमारे पास में है, उसका एवरेज पीएच अगर निकालना होगा तो 5 वाटर सैंपल को मिक्स कर लेंगे, उसका एवरेज पीएच निकाल लेंगे। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन चेक करते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि 10 फर्टिलाइजर सैंपल है, उसमें नाइट्रेट का वेरिएशन कितना निकला, इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कर सकते हैं उसमें। कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये जो है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, कोई हमारा डाटा जो है कितना विश्वसनीयता है उसमें, इसको चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि शुगर की प्योरिटी 95%, कॉन्फिडेंस रेंज को निकालना, तो ये सब उसमें हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब वही है कि डाटा एनालिसिस हम करते हैं जब, तो उसमें स्टैटिकल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वेरिएंस और आउटलायर डिटेक्शन, ये सब को उपयोग जो है करते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, ये सभी जो है सैम्पलिंग स्टैटिक्स कहलाएगा, है ना। जो मैथमेटिकल टेक्निक को अपना करके हम उसका डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे लिए सैम्पलिंग स्टैटिक्स कहलाएगा। इसमें ये सब जो है निकालते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वेरिएशन, आउटलायर डिटेक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे डिटेल्स टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग के डिटेल्स टेक्निक देखेंगे हम लोग। इसमें पहला लिंक देखेंगे हम लोग एम्बिडेंट एयर, वाटर और सॉइल, वातावरणीय हवा, पानी, मिट्टी के नमूने का विस्तृत सैम्पलिंग विवरण, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एम्बिडेंट एयर सैम्पलिंग। तो वातावरणीय हवा के नमूना लेना, प्रिंसिपल, इसका क्या प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एयर कंटेन गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर जो कोई PM से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs बोलते हैं। सैम्पलिंग कैप्चर रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, प्रॉपर सैम्पलिंग इंश्योर एक्यूरेट पॉल्यूशन मेजरमेंट। तो एम्बिडेंट एयर सैम्पलिंग में होता क्या है, हम लोग कोई सैंपल को कलेक्ट करते हैं एयर का लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, प्रॉपरली उसको सैम्पलिंग जो है किया जाता है, एक्यूरेट जो पॉल्यूशन हुआ है उसका मेजरमेंट के लिए। तो एम्बिडेंट एयर सैम्पलिंग में अगर देखोगे तो इसके कौन कौन से टेक्निक है इसमें आपको समझ में आएगा। टेक्निक अगर देखोगे तो टेक्निक या तरीका देखोगे, मेथड देखोगे तो ग्रैप सैम्पलिंग, है ना। तो एक एम्बिडेंट एयर सैम्पलिंग को करने के लिए हम ग्रैप सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अ स्मॉल एयर सैंपल इज कलेक्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड अ लोकेशन,
है ना, अगर हम स्मॉल मात्रा में, कम मात्रा में, है ना, सैंपल को स्टडी के लिए कलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक टाइम पर और स्पेसिफिक लोकेशन का, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए ग्रैब सैम्पलिंग या फिर तुरंत नमूना जो है कहलाएगा। एक समय और स्थान पर छोटी मात्रा में हवा के नमूना को लेना वो क्या कहलाएगा, ग्रैब सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। इसको तुरंत नमूना के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है एक्टिव सैम्पलिंग या फिर कंटिन्यूअस सैम्पलिंग। तो एक्टिव शब्द से ही क्लियर है ना, एक्टिव रहेगा या फिर कंटिन्यूअस रहेगा उसमें। तो एयर इज एक्टिवली ड्रॉन थ्रू फिल्टर, इम्पिंजर और सॉर्बेंट ट्यूब यूजिंग पंप के माध्यम से हवा के फिल्टर या तरल के माध्यम से गुजारना और उसका स्टडी करना या फिर कंटिन्यू स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, एक्टिव सैम्पलिंग या फिर कंटिन्यूअस सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। ये कंटिन्यूली चलते रहेगा और हमको रिजल्ट जो है मशीन जो है बताते रहेगा। तीसरा जो है पेसिव सैम्पलिंग। पेसिव सैम्पलिंग किसको बोलेंगे, पॉल्यूटेंट एयर एडजॉर्ब ओवर अ टाइम ऑन अ सॉर्बेंट मटेरियल। मान लो जाए हमारे पास कोई सॉर्बेंट मटेरियल है, अवशोषक मटेरियल है, तो उसको हम लोग रख देते हैं और वो एयर को क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब करके रखती है। फिर उसका स्टडी अगर करें तो ये जो है पेसिव सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। इम्पिंजर मेथड क्या है, तो एयर इज बबल्ड थ्रू अ लिक्विड। एयर को हम लोग बबल करा लेंगे किसी लिक्विड पर, और यूजुअली वाटर और एसिड टू ट्रैप गैस। तो वहाँ पर हम लोग गैस को ट्रैप कर लेंगे। कहने का मतलब एयर को हम लोग किसी लिक्विड में गुजार लेते हैं, वो लिक्विड जो है गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसका स्टडी करें तो इम्पिंजर मेथड जो है कहलाएगी एयर का सैम्पलिंग का। पांचवा जो है फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन सैम्पलिंग। तो फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन सैम्पलिंग किसको कहेंगे, पर्टिकुलेट मैटर जो कि देखोगे तो PM2.5 या PM10 इज टेप्ड ऑन द फिल्टर फॉर ग्रेविमेट्रिक और केमिकल एनालिसिस। कणों को फिल्टर पर रोकना और उसका विश्लेषण करना, ये क्या कहलाएगा, फिल्टर पेपर या फिर मेम्ब्रेन सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हम किसी गैस को एब्जॉर्ब करा लेते हैं या फिल्टर पेपर के द्वारा उसको गुजार करके उसको स्टडी के लिए हम लोग रख लेते हैं, या फिर फिल्टर पेपर में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसका स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए फिल्टर पेपर या फिर मेम्ब्रेन सैम्पलिंग जो है कहलाएगा। देखिए इसमें कुछ सावधानियां जो है रखना पड़ता है। अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ एयर सैंपल। एयर टाइट कंटेनर का उपयोग करना पड़ता है, कोई भी प्रकार का एयर सैंपल का कंटामिनेशन ना हो। रिकॉर्ड सैम्पलिंग टाइम, लोकेशन, वेदर कंडीशन हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम वहाँ पर सैम्पलिंग जब कर रहे हैं तो उसका टाइम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, GPS लोकेशन क्या है और वेदर कंडीशन क्या है, किस तरह से वहाँ पर मौसम है, ऋतु है, उसको चेक कर लेते हैं। यूज प्री क्लीन एंड प्री बैग्ड फिल्टर, है ना, तो हम लोग वहाँ पर प्री क्लीन्ड और प्री बैग्ड फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो ये सावधानियां जो है हमको एयर सैम्पलिंग में रखना पड़ता है ना। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो जाए किसी, है ना, हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन है, तो इंडस्ट्रियल जोन में हम लोग देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे ना, तो इम्पिंजर से सल्फर डाइऑक्साइड को मापना, इम्पिंजर से जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को मापते हैं। इम्पिंजर टेक्निक जो है किसको बोलते हैं, इम्पिंजर में किसी गैस को किसी लिक्विड से गुजारा जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब जो है कर लिया जाता है, उसको फिर जो है फर्दर स्टडी किया जाता है, वो इम्पिंजर मेथड कहलाता है। यहाँ पर डिस्कस किए हम लोगों ने अभी इम्पिंजर मेथड। हवा को तरल माध्यम या बुलबुले से उसको गुजार करके गैस को क्या कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, फिर उसका फर्दर स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इम्पिंजर मेथड जो है कहलाता है। कलेक्टिंग PM2.5 एंड PM10 यूजिंग हाई वॉल्यूम फिल्टर फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए हम लोग 2.5 और PM10 को जो है कलेक्ट कर लेते हैं। तो हाई वॉल्यूम फिल्टर से PM2.5 और PM10 का स्टडी जो है करते हैं हम लोग, उसको कलेक्ट करके गैस बैग से कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को जो है मेजरमेंट किया जाता है। वैसे ही सैम्पलिंग नॉक्स मतलब आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यूजिंग केमिल्यूमिनेसेंस डिटेक्टर के द्वारा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं उसको मेजरमेंट किया जाता है। कलेक्टिंग वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि VOCs बोलते हैं, अनसॉर्बेंट ट्यूब फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा, जो एक प्रकार का एनालिटिकल टेक्निक है, इसके द्वारा हम लोग जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाटर सैम्पलिंग, है ना। हमारे पास एयर का हो गया, दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो है वाटर सैम्पलिंग। तो इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। वाटर सैम्पलिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव वाटर पोर्शन
टू टेस्ट फॉर पीएच, टीडीएस, हार्डनेस, हैवी मेटल, केमिकल पॉल्यूटेंट। तो कोई भी पानी में हमारे पास में जो कलेक्ट किए हैं, जहाँ से भी पानी जो भी सोर्स से हम किए हैं होगा, हो सकता है वो पॉन्ड का होगा, हो सकता है वो रिवर का होगा, हो सकता है वो सी का होगा। तो इस तरह से अगर देखोगे आप तो उसका हम लोग अगर कुछ टेस्ट करें, जैसे कि उसके कलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव पैरामीटर अगर देखोगे तो पीएच, टीडीएस है ना, वैसे डीओ हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है, टोटल हार्डनेस, इसमें कैल्शियम हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस, हैवी मेटल में बहुत सारे जितने भी हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं है ना, आयरन की मात्रा को निकाल सकते हैं हम लोग, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, इस तरह से हैवी मेटल्स जो भी हैं उसको हम लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसमें केमिकल पॉल्यूटेंट, उसमें अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर मिला हो जाए तो उसका भी हम लोग स्टडी जो है कर सकते हैं वाटर सैंपल में। प्रॉपर टेक्निक प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड केमिकल चेंज बिफोर एनालिसिस है ना। तो प्रॉपर टेक्निक का हम उपयोग करते हैं ताकि वो जो सैंपल है वो कोई भी प्रकार से कंटामिनेशन ना हो, किसी प्रकार का उसमें अशुद्धि ना हो और केमिकल चेंज उसमें देखने को ना मिले, ताकि सैंपल की जो गुणवत्ता है वो बना रहे और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमको बताए। तो इसमें क्या क्या टेक्निक जो है अपनाते हैं, तो देखिए वाटर सैंपलिंग के लिए अगर देखोगे तो ग्रेप सैंपलिंग ऑलरेडी डिस्कस है ना, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेप सैंपलिंग किसको बोलते हैं, अ सिंगल टाइम सैंपल टेकन एट अ स्पेसिफिक पोर्शन इन टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेप सैंपलिंग बोलते हैं। तुरंत नमूना जो बोलते हैं, एक समय पर सीधे जल स्रोत से नमूना ले लेना, ग्रेप सैंपलिंग कहलाता है। कंपोजिट सैंपलिंग किसको बोलते हैं, मल्टीपल स्मॉल सैंपल टेकन ओवर अ टाइम और लोकेशन आर मिक्स्ड फॉर एनालिसिस है ना। मल्टीपल स्मॉल सैंपल को हम लोग बहुत समय तक उसको लेते हैं छोटा छोटा मात्रा में और किसी अलग अलग जगह से उसको मिक्स कर लेते हैं, तो ये कंपोजिट सैंपलिंग जो है कहलाएगा। डेप्थ सैंपलिंग किसको बोलते हैं, कलेक्टिंग वाटर एट वेरियस डेप्थ यूजिंग सैंपलर का उपयोग करके अलग अलग डेप्थ से हम लोग लेंगे, अलग अलग गहराई से अगर पानी की मात्रा को लें तो वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए डेप्थ सैंपलिंग जो है कहलाएगा। इसमें अगर देखोगे तो वान डॉर्न और क्रेमर बॉटल्स का जो है उपयोग जो है किया जाता है। चौथा जो है हमारे पास प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा हम लोग सैंपल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। जैसे कि प्रिजर्वेटिव में अगर देखोगे तो एसिडिफिकेशन कर देते हैं, रिफ्रिजरेशन मतलब एसिड मिलाना, रिफ्रिजरेशन करना मतलब ठंडा कर देते हैं, उसको ठंडा रखते हैं ताकि कोई प्रकार का वहाँ पास इम्प्यूरिटी ना हो। चिलिंग टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ताकि वहाँ पर से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रुक जाए रेफ्रिजरेशन वगैरह या फिर एसिडिफिकेशन से, और उसका किसी भी प्रकार का चेंज हमको देखने को ना मिले, केमिकल चेंज देखने को ना मिले, न ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उसमें ग्रोथ देखने को मिले। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग टेक्निक जो है अगर देखोगे वाटर का तो ये सब हम लोग सैम्पलिंग को अपना सकते हैं, ग्रेप सैम्पलिंग, कंपोजिट सैम्पलिंग, डेप्थ सैम्पलिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक। और पांचवा जो है हम लोग देखते हैं वो है फिल्ट्रेशन या फिर सीविंग बोलते हैं इसको, छानना। तो टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड आर होमोजीनियस बिफोर एनालिसिस, हम लोग क्या करते हैं फिल्टर कर लेते हैं। जब अगर वाटर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उसको यूनिफॉर्म बना लेंगे मतलब होमोजीनियस बना लेंगे ताकि हमको एक्चुअल रिजल्ट जो है मिले। यहाँ पास कुछ सावधानियाँ जो है रखना पड़ता है वाटर सैंपलिंग में। अगर देखोगे यूज क्लीन कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर, जो वाटर सैंपल हम पकड़ेंगे वो क्लीन रहना चाहिए है ना, किसी प्रकार कंटेमिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। और लेवल सैंपल विथ टाइम लोकेशन डेप्थ है ना, जहाँ से हम सैंपल लिए हैं उसका नाम है ना, वहाँ कौन से टाइम पर लिए, उसका लोकेशन क्या है, क्या डेप्थ रहा, इसको भी नोट करना ज़रूरी है ताकि हमको रिजल्ट सही मिल सके। प्रिजर्व इमीडिएटली इफ टेस्टिंग डिले, प्रिजर्व अगर हम उस वाटर सैंपल का स्टडी जो है तुरंत अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग को प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि उसका जो गुणवत्ता जो है बना रहे। इसके एग्जांपल्स अगर देखोगे तो मेजरिंग पीएच ऑफ रिवर वाटर यूजिंग ग्रेप सैंपल के द्वारा हम लोग नदी के पीएच को मेजरमेंट करते हैं। वैसे ही टीडीएस को मेजरमेंट किया जाता है, वैसे ही हैवी मेटल्स है ना कोई स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, जनरली जो है नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। मेजरिंग नाइट्रेट बाय डेप्थ सैंपलिंग इन अ लेक है ना, तो कोई हमारे पास झील है तो झील में हम लोग नाइट्रेट सैंपल को गहराई से लेकर के मेजरमेंट करते हैं, गहराई के पानी को लेकर के मेजरमेंट करते हैं। मेजरिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन यूजिंग ग्रेप सैंपल, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ग्रेप सैंपल विधि द्वारा जो है स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से देखोगे तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वाटर सैंपलिंग का प्रोसेस क्या क्या अपनाते हैं इसमें और उसमें क्या क्या सावधानियाँ और उससे क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास है ये हम लोग इसमें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में सॉइल सैंपलिंग या फिर मिट्टी के नमूना को लेना। तो
इसका देखिए कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। सॉइल सैम्पलिंग कलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव सॉइल पोर्शन टू डिटरमाइन न्यूट्रिएंट, हैवी मेटल, ऑर्गेनिक मैटर, पीएच एंड कंटामिनेंट्स। मान लो चाहे हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है, उसमें हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, अगर न्यूट्रिएंट टेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या है, उसका क्या उर्वरकता है, और हैवी मेटल्स कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर कितना उसमें है, पीएच क्या है उसका, और क्या क्या कंटामिनेंट्स है। तो इसका अगर स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए कहलाएगा सॉइल सैम्पलिंग। करेक्ट सैम्पलिंग अवॉइड बेस ड्यू टू द हेट्रोजेनिटी ऑफ सॉइल, है ना। तो हम उसको हेट्रोजेनिटी को करेक्ट कर सकते हैं और हम लोग अच्छे रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट सैम्पलिंग अवॉइड बेस ड्यू टू द हेट्रोजेनिटी ऑफ सॉइल। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें टेक्निक क्या क्या तरीके हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस है। रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, रैंडमली कहीं से हम उठा लें और उसका स्टडी करें, तो ये हमारे लिए रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा सॉइल का। वैसे ग्रीडिंग करेंगे हम लोग या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ग्रीड या प्रणालीगत, डिवाइड फील्ड इनटू इक्वल ग्रीड एंड टेकिंग सैंपल, हम उसको बराबर भाग में अगर बांट लेते हैं, जैसे स्क्वायर में बांट लें बहुत सारा, और उसको हर जगह से सैंपल ले लें और उसका फर्दर स्टडी करें, तो ग्रीड कहलाएगा। जैसे ग्रीड मैप आप सुने होंगे, या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो कहते हैं, ग्रिड में उसको बांट करके स्टडी करेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर इस तरीके की सैम्पलिंग, जैसे कि मिट्टी का नमूना लेंगे तो अलग अलग लेयर से सैंपल को उठाते जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाएगा सॉइल का। इंक्रीमेंटल सैम्पलिंग, तो इसमें कलेक्टिंग स्मॉल पोर्शन रिपीटली एंड मिक्सिंग, है ना, हम लोग स्मॉल पोर्शन अलग अलग जगह से लेते हैं, अलग अलग लोकेशन पर, तो ये इंक्रीमेंटल सैम्पलिंग जो है कहलाएगा सॉइल के लिए। डेप्थ सैम्पलिंग, कलेक्टिंग सॉइल फ्रॉम द वेरियस डेप्थ, अलग अलग डेप्थ से अगर हम लोग उठाएं, जैसे कि 0 से 15 से 13, है ना, इस तरह से जो है ये डेप्थ सैम्पलिंग सॉइल का कहलाएगा। इसमें भी कुछ सावधानी हमको रखने की जरूरत पड़ता है। अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम टूल, है ना, जो टूल हम यूज करेंगे उसमें कोई प्रकार कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। मिक्स इंक्रीमेंटल सैंपल थॉरोली, है ना, जो इंक्रीमेंटल सैंपल हम ले रहे हैं उसको प्रॉपरली हमको मिलाना चाहिए। स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर फॉर केमिकल एनालिसिस, तो हम इसको स्टोर करके रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में, ताकि कोई भी प्रकार के वहाँ पर मॉइस्चर वगैरह ना आए और जो भी गुणवत्ता है वो मेंटेन रहे उसकी। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सॉइल सैम्पलिंग का टॉपिक, ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देखोगे, तो एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो पहला जो है, जैसे कि सॉइल का पीएच चेक करते हैं, 5 लोकेशन इन अ फील्ड, कोई फील्ड के, है ना, 5 लोकेशन से सॉइल का पीएच चेक करते हैं। डिटरमाइनिंग नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत इसको निकाला जा सकता है मिट्टी से, फास्फोरस की कितना प्रतिशत उसको निकाला जा सकता है, हैवी मेटल की कितना मात्रा है उसको निकाला जा सकता है, और अलग अलग मेटल्स कितने मात्रा में प्रेजेंट है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कितने मात्रा में प्रेजेंट उसको निकाला जा सकता है। डिटरमाइनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनिक कार्बन ह्यूमस कंटेंट कितना मात्रा में है, इसको भी जो है मिट्टी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखोगे तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं क्या, अभी तक हम लोग पढ़े इसमें एयर का, पढ़े एयर का सैम्पलिंग, फिर वाटर का, फिर सॉइल का। इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको जाकर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।